हेलो चैंपियंस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी चैंपियंस का विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास, सामाजिक विज्ञान की क्लास आशी मैम के साथ। चलिए, तो जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, हमने काफी सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए। एक बार हम फटाफट से डेली वाला क्विक रिवीजन करेंगे और फिर आज इस क्लास के लास्ट टॉपिक को समझेंगे और फिर कल से शुरू करेंगे हमारा नया टॉपिक। तो सबसे पहले लास्ट टॉपिक को हम समझेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम इसी चैप्टर में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, हम ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कंसेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं। उसके साथ हमने उसके बेसिक जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो भी हमने उसको समझा कि किस तरह से हमें कोई भी प्रश्न का उत्तर लिखना है और क्या नोट्स हैं वो भी हमने देखा। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के बारे में, जो हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राइट। सो परिवहन के साधन, हमने परिवहन के साधन के बारे में जाना। उसमें हमने स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, तीनों परिवहन, यानी कि सड़क परिवहन जिसमें हमने जो हमारा स्थल परिवहन है उसमें हमने सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन के बारे में बहुत अच्छे से जाना। उसके बाद हमने वायु परिवहन के बारे में जाना। सड़क परिवहन में अलग अलग टाइप की सड़कें जो भारत में निर्माणित है, जो भारत में बनी हुई है, उसके बारे में हमने जाना। फिर हमने रेल परिवहन और फिर पाइपलाइन परिवहन, है ना, आलसी परिवहन के बारे में जाना। जल परिवहन, बाहुबली परिवहन के बारे में जाना। फिर आंतरिक जलमार्ग जो हमारे देश के अंदर है, और समुद्री जलमार्ग जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने में मदद करता है ना, आयात और निर्यात। उसके बाद हमने वायु परिवहन के बारे में जाना। वायु परिवहन जो कि हमारा सुपरस्टार परिवहन रहा। घरेलू विमान सेवाएं जो हमारे देश के अंदर, वो एयरलाइंस जो वो विमान सेवाएं जो सिर्फ देश के अंदर होती है, इंटरनेशनल नहीं, अंतरराष्ट्रीय नहीं। घरेलू मतलब जो हमारे राष्ट्र के अंदर। सार्वजनिक मतलब पब्लिक सेक्टर, जो सार्वजनिक सेक्टर है। उसके बाद हमने निजी सेक्टर्स के बारे में जाना। अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं जो कि मैंने बताया ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, सिमिलर है बट अपोजिट है, सेम है पर अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद संचार सेवाएं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने व्यक्ति संचार के बारे में जाना, जन संचार के बारे में जाना, है ना। वो जो आंटी जो जिनको एक न्यूज दो वो सारी जगह पहुंच जाती है, तो जन संचार के बारे में हमने जाना था। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में हमारा टॉपिक चल रहा था। उसमें हमने आयात और निर्यात के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास इसी टॉपिक के साथ। जो हमारे इसी टॉपिक के दो कंसेप्ट्स रह गए थे वो हम पहले क्लियर करेंगे। चलिए, भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति। क्या हुआ, पहले बच्चों ऐसा होता था कि भारत में जब आयात और निर्यात या कोई भी व्यापार होता था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो सिर्फ वो सामान का होता था। जैसे जो सामान भारत में नहीं अवेलेबल है या नहीं है वो सामान बाहर से बुलवाया जाता था, है ना, आयात करवाया जाता था। अब क्या हुआ, जब भारत में और सुविधाएं बढ़ गई और ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई और ज्यादा नई नई चीजें आ गई, तब क्या हुआ, जो सिर्फ सामान या कोई मटेरियल का जो व्यापार था उसको बढ़ा के, उसको आगे बढ़ाते हुए अब दूसरे व्यापार जैसे सॉफ्टवेयर का व्यापार, कैसे जो भी सॉफ्टवेयर भारत में बनाए जाते, जो भारत के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्हें बोलते हैं, जो बनाते हैं भारत में सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर वो इंजीनियर्स जो भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो सॉफ्टवेयर अगर बहुत अच्छा होता है
तो अगर लोगों तक पहुंचता है, जैसे आजकल कोई भी चीज अच्छी लगती है तो बहुत जल्दी लोगों में फैल जाती है। किसके कारण? सोशल मीडिया के कारण। क्योंकि हर कोई भी अच्छी वस्तु, अच्छा सामान, अच्छी मशीन का फोटो वीडियो बहुत इजीली वायरल हो जाता है, बहुत आसान तरीके से वायरल हो जाता है। तो इसी तरह से जब विदेशों तक ये खबर पहुंचती है कि भारत में कोई अच्छी मशीन बनी, कोई अच्छा सॉफ्टवेयर बना, तो वहां से लोग आपको ऑर्डर देते हैं, आपसे वो सॉफ्टवेयर बुलवाते हैं। तो इसी तरह से भारत का जो आर्थिक व्यवस्था है जो उससे बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम चीजें बाहर भेज रहे हैं और वो हमें क्या दे रहे हैं? डॉलर्स दे रहे हैं, वो उनका जो भी करेंसी है वो हमें दे रहे हैं। तो उस वजह से क्या होता है बच्चों, भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो जाती है ना, जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी हो जाती है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति, पहले सिर्फ सामान, कपड़े और खाने पीने की चीजों का ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात होता था, सिर्फ इन्हीं चीजों का व्यापार होता था। पर अब क्या हो गया? पिछले कुछ दशकों से में भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के स्वरूप में भारी बदलाव आया। क्या बदलाव आया? खाने पीने की चीजें, पहनने ओढ़ने की चीजें और कई चीजों के अलावा भी चीजों की आयात और निर्यात होने लगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा। वो क्या है? वस्तुओं के स्थान पर सूचनाओं का आदान प्रदान। अब सूचना किस तरह की सूचना? मशीन बनाने की सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन की, जो भी मशीन भारत में बनाई गई वो बहुत अच्छी है, कैसे बनाई, तो उसकी इंफॉर्मेशन की भी खरीदी बिक्री होती है। बाहर कोई ऐसी मशीन बनी, कोई ऐसी आधुनिक मशीन बनी जिसकी जरूरत भारत में है, जो विदेश में बनी, तो क्या होगा? हम विदेश से उसे बुलवाएंगे, तो हम अगेन फिर से हम क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करेंगे। अब वस्तुओं के स्थान पर सूचनाओं का आदान प्रदान हमें लेना देना, आदान प्रदान, खरीदी बिक्री। अब केवल भौतिक वस्तुओं जैसे कोयला, लोहा का ही व्यापार नहीं, भौतिक वस्तुएं जैसे कोयला, लोहा, फर्नीचर, लगे कोई भी ऐसा सामान, रत्न, इसका यहीं तक ही नहीं व्यापार सीमित रह गया, बल्कि ज्ञान, नॉलेज, कोई ऐसा ज्ञान जो विदेशियों के पास नहीं है, वो कहां से लेंगे? उनको लगा भारत में कोई ऐसा ज्ञान है जिसका ज्ञान हमें होना चाहिए, किनको? विदेशियों को। तो वो क्या करेंगे? भारत में आएंगे, वो ज्ञान खरीदेंगे और चले जाएंगे। और उसके बाद यदि वो नहीं आ सकते तो वो क्या करेंगे? वो ज्ञान को बुलवाएंगे, चाहे वो किताब हो सकती, चाहे वो कोई पेन ड्राइव हो सकती, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो उनके पास नहीं और उन्हें हमसे चाहिए, कोई भी ऐसा ज्ञान। उसके बाद सूचना और सॉफ्टवेयर का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। जैसा मैंने आपको बता दिया, मशीन बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, कैसे बनेगी, उसका पूरा जो प्रोसेस, अब उनको वो जानना है। तो जाहिर सी बात है, जिसने बनाया है, जिसने उसको बनाया है, वो फ्री में तो देगा नहीं, और हम भारतवासी, हम भी उसको फ्री में तो देंगे नहीं, आपको खरीदना पड़ेगा, जिससे हमारी भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए, बैलेंस हो जाए और आगे बढ़े, है ना। चलिए बात करते हैं सॉफ्टवेयर जायंट। अब ये सॉफ्टवेयर जायंट का है, जायंट क्या है? भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे बहुत ऊंचा ले गया है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने अलग अलग आधुनिक तरह के सॉफ्टवेयर बनाए हैं। काफी बच्चे को ये नहीं पता होगा, जो स्कैनर होता है, कौन सा? स्कैनर, जिसको हम स्कैन करके, आजकल हर चीज में स्कैनर आने लग गए। आप अगर कोई फूड पैकेट खरीद रहे हो, कोई भी बाजार का सामान खरीद रहे हो, उस पर स्कैनर रहता है, ऐसा बोलते हैं आप उसको स्कैन करो और उसकी पूरी डिटेल, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगी। तो ये जो स्कैनर है, आप पेमेंट करो, स्कैनर से पेमेंट हो जाता है, आप स्कैनर से कोई भी लिंक ओपन, मतलब स्कैनर का बहुत बड़ा रोल हो गया हमारे भारत में। पर यह सुविधा कहीं सारे विदेशी देशों में नहीं थी, जितने भी विदेश थे वहां पे नहीं थी। उन्होंने हमसे ये
लिया है। ये जो टेक्नोलॉजी है, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, वो उन्होंने हमसे खरीदी है। तो ये बहुत गर्व की बात है। तो इसी स्तर पे जो भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या भारत में जो भी आधुनिक काम और आधुनिक मशीनें बना रहे हैं, तो उस स्तर पर भारत ने काफी अच्छी पकड़ बना ली है दूसरे देशों के मुकाबले, और दूसरे देशों में काफी भारी मात्रा में ये सारी चीजें भेजी जाती है, इनका व्यापार किया जाता है। किनका? सॉफ्टवेयर जायंट। अब सॉफ्टवेयर जायंट एग्जैक्टली जानते क्या है? भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर जायंट के रूप में उभरा है। सॉफ्टवेयर जायंट, बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर कहां से बने? भारत से बने। हम भारी भारत में सूचना प्रौद्योगिक आईटी सेवाएं, है ना, आईटी सेवाएं निर्यात करके अत्यधिक विदेशी मुद्राएं कमा रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज, काफी सारी विदेशी मुद्राएं कमा रहे हैं। अब क्या होता है बेटा, जब आप भारत में खरीदी बिक्री करते हो, आप कोई भी शॉप पे गए, आप भारत की करेंसी यूज करेंगे, भारत का रुपया यूज करेंगे, भारत का पैसा यूज करेंगे। पर जब आप जैसे कहीं लोग बाहर घूमने जाते हैं या कोई लोग बाहर से विदेश से भारत आते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो उनका पैसा लेके आके एक्सचेंज कराते हैं, है ना, उसको एक्सचेंज कराते हैं कि हमें भारत का रुपया दे दो और अब हमारा डॉलर ले लो उतने का ही, है ना। तब जब व्यापार होता है किस स्तर पे? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो क्या होता है बच्चों, जो भी सामान या जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी सूचना, इंफॉर्मेशन या कोई भी मशीन की खरीदी बिक्री हो रही है, किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे या विदेशियों द्वारा। तो वो हमें किस स्वरूप में पैसे देते हैं? जो उनके देश की करेंसी है उस स्वरूप में, फिर वो यहाँ आके रुपया बन जाती है। अब हमने बेची मशीन, क्या कमाया? डॉलर में कमाया। क्या कमाया? डॉलर में कमाया। अगर मैं बात करूं बच्चों, जो पैसे होते हैं उनकी भी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए भारत का जो पैसा है उसकी भी वैल्यू अलग होती है और जो डॉलर है उसकी भी वैल्यू अलग होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है कि हमारा जो भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्तर है वो काफी बड़ा है। उसमें हम किस नाम से पहचाने जाते हैं? भारत किस नाम से पहचाना जाता है? सॉफ्टवेयर जायंट के नाम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्तर पे जाना जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। उसके बाद भारत से निर्यात होने वाली वस्तुएं, भारत से निर्यात, भारत से भेजी जाने वाली वस्तुएं ज्यादातर कौन सी है? उसमें रत्न व जवाहरात, सजावटी पत्थर, जो भी चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात जो भी है उसका बहुत ज्यादा मात्रा में निर्यात किया जाता है, दूसरे देशों में भेजा जाता है, विदेशों में भेजा जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है? मनी 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 मनी, है ना, पैसा 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 पैसा। कहाँ आता है? भारत में आता है। रसायन एवं संबंधित उत्पादन, उत्पाद, जितने भी रसायन एवं संबंधित उत्पाद हैं वो हमारे भारत से भेजे जाते हैं, किन्हें? विदेशों में निर्यात किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। कृषि एवं संबंधित उत्पाद जैसे चाय, मसाले, खाद्य सामग्री, जितने भी खाने के सामान की चीजें हैं, जितना भी अनाज है जो वहां नहीं मिलता है, चावल ज्यादातर भारत में होता है, गेहूं ज्यादातर भारत में होने लगा है। उसके बाद जो भी अलग अलग तरह के अनाज हैं, जो सब्जियां हैं, ज्यादातर सब्जियां भारत में अच्छी रहती है तो वो भी वहां जाती है ना। तो जो चीजें जाहिर सी बात है विदेश में नहीं उपस्थित है या नहीं अवेलेबल है, तो वो कहाँ से आप बुलवाते हैं? भारत से बुलवाते हैं या दूसरे देशों से बुलवाते हैं, ठीक है। अब रेडीमेड कपड़े और सॉफ्टवेयर, जिसकी बात हमने करी, सॉफ्टवेयर जायंट की बात हमने करी। रेडीमेड कपड़े भी भारी मात्रा में कहाँ पहुंचाए जाते हैं? विदेश पहुंचाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं भारत द्वारा आयात किए जाने वाली प्रमुख वस्तुएं, इंपोर्ट की जाने वाली, बुलवाने वाली वस्तुएं, जो भारत कहां से बुलवाता है? विदेशों से, दूसरे देशों से। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले उसमें आ जाना है पेट्रोलियम और कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, जो दुबई से बुलवाया जाता है, जो सऊदी अरेबिया से बुलवाया जाता है। अब कोयला, कोक और ब्रिकेट्स। बेटा ब्रिकेट्स वो होती है जो अलग अलग प्रकार की ईंटें,
अलग अलग प्रकार की ईंटें भी, जो जैसे कुछ ईंटें जो सामान्य ईंटें वो तो यहाँ उपस्थित है यहाँ पे हमारे पास, पर कुछ आधुनिक या कुछ अलग तरह की जो ईंटें होती है वो कहाँ से बुलवाई जाती हैं? विदेशों से। मशीनरी, अलग आधुनिक मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसमें मोबाइल वगैरह आ जाता है, आईफोन आ जाता है, कोई अलग प्रकार की गाड़ियां जो भारत में नहीं बनती है उसमें अलग तरह की गाड़ियां आ जाती है, मोटरसाइकिल हो जाती है ना। तो जो भारत में नहीं है वो कहाँ से बुलवाया जाता है? वो विदेश से बुलवाया जाता है। विदेशी कंपनियों का मतलब चलन बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा है, अब थोड़ा कम होने लग गया, पर फिर भी देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी बाहर से विदेशों से आने वाली चीजें हैं वो ज्यादातर बिकती है सोने और कीमती धातुएं। सोने और कीमती धातुएं, वो धातुएं जो भारत में कम है पर कम मात्रा में है, पर उसकी मात्रा ज्यादा चाहिए, तो कहां से बुलवाई जाती है? विदेशों से बुलवाई जाती है। तो ये हमारा भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु है और भारत द्वारा आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तु है। इसके अलावा और भी वस्तुएं, पर ये प्रमुख है, ये मेन वस्तुएं जो बुलवाई ही जाती है। आजकल तो और भी बहुत सारी चीजें बुलवाई जाती है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब भारत के व्यापार में क्या बदलाव आया है? भारत के व्यापार में क्या बदलाव आया है? पहले सिर्फ हम सामान ही बेचा करते थे, खाद्य सामान हो गया, कोई धातु हो गए, कोई मशीन हो गई, पर अब हम ज्यादा से ज्यादा और नई नई चीजें बेचते हैं। जैसे पहले भारत केवल कच्चा माल जैसे लोहा, कपास, चाय बाहर बेचता था, लेकिन ये आईएमपी है, ये स्टार बना लीजिए, ये प्रश्न आता ही आता है, आपको अपने तरह से लिखना होता है, पर आपको बताना भी होता है कि क्या इसमें प्रमुख है। ठीक है, आज का भारत सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सेवा, आईटी सेक्टर, जितनी भी सॉफ्टवेयर की चीजें मान लो या सॉफ्टवेयर मान लो, जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें रहती है, मशीनों से रिलेटेड, वो सब आती है आईटी सेक्टर में। बेचने में दुनिया का राजा बन गया है, जैसा कि मैंने आपको स्कैनर का एग्जांपल बता दिया। हम कंप्यूटर प्रोग्राम और तकनीक बेचकर बहुत पैसा कमा रहे हैं एक अच्छे स्तर पर। बहुत सारे देशों में यह बात है, ऑलरेडी बहुत सारे देशों को यह पता है कि भारत सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे तरह से बनाता है, कंप्यूटर आईटी सेक्टर में महारत हासिल है, उसका राजा बन गया है। जैसा कि मैंने बोला सॉफ्टवेयर जायंट की बात करी, तो यदि प्रश्न आता है सॉफ्टवेयर जायंट क्या है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है। हम कंप्यूटर प्रोग्राम और तकनीक बेचकर बहुत पैसा मनी 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 कमाते हैं। हम बाहर क्या बेचते हैं? निर्यात, रत्न और आभूषण, हीरे जवाहरात, दवाइयां, रसायन, चाय, कॉफी। हाँ, दवाइयां भी बहुत मात्रा में भेजी जाती है। उसके अंदर जितनी भी होम्योपैथी बात करूं तो जितनी भी जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाइयां, शैम्पू वगैरह, बहुत सारे साबुन ऐसे होते हैं जो जड़ी बूटियों द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें भी बेचा जाता है बाहर। वहां पे लोग बहुत ज्यादा ये सब चीजें खरीदते हैं। अब रसायन, चाय, कॉफी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हम बाहर से क्या मंगाते हैं? सबसे ज्यादा कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, हमेशा सबसे पहले ये ध्यान रखना है। सोना, भारी मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक सामान। अभी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान की कहीं ना कहीं कमी होती है, पर अब जहाँ के सॉफ्टवेयर तो बनने लग गए, तो शायद धीरे धीरे आगे चलकर वो चीजें भी हमें मिलने लगेगी भारत में ही, हमें बाहर से नहीं मंगानी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे, चलिए अब ये हमारा टॉपिक एक जो था वो खत्म हो गया है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको ये क्विज है, ये सॉल्व करना है। आपको मैं 10 सेकेंड्स का समय दे रही हूं, आराम से सोचना है, समझना है कि क्या शब्द बन रहा है। इस पूरी इमेज को मिलाकर एक शब्द बनेगा, वो शब्द आपको सोचना है। आराम से सोचिए, देखिए क्या है। चलिए 10 सेकेंड्स शुरू कर दिए हैं मैंने, चल रहे हैं 10 सेकेंड्स। ठीक है, 5,
4 3 2 1 स्टॉप। चलिए, जिन जिनको समझ में आ गया कमेंट कर दीजिए फटाफट कि ये क्या है, क्या शब्द बन रहा है इससे। दिमाग पे जोर जरूर डालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एग्जाम कैसे देंगे, पास कैसे होंगे, क्लास कैसे अटेंड करेंगे, है ना। चलिए, अब थोड़ा सा मैं आपको हिंट देती हूँ, नहीं आता है तो फिर तो आंसर आपको पता चल ही जाएगा। अब ये क्या दिख रहे, पंख, ठीक है, विंग्स बोल सकते हैं। अब इसको और क्या बोलते हैं, पर, क्या बोलते हैं, पर, ठीक है। सिर्फ ये क्या लिखा है, सिर्फ यह तो सबको समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत इजी था सा। पर अब यहाँ पे क्या दिख रही है, बॉडी दिख रही है, ठीक है। ये बॉडी कैसे खड़ी हुई है, ऐसे झुक के खड़ी या तन के खड़ी, तन, तो पर तन। अब तन को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तन को टन कर देंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, पर्यटन। चलिए बात करते हैं हम पर्यटन की। पर्यटन एक व्यापार। अब पर्यटन शब्द से क्या मतलब है, पर्यटन व्यापार कैसे हो गया। हम तो घूमने जाते हैं, पर्यटन करते हैं, अलग अलग जगह घूमने जाते हैं, ताजमहल देखने जाते हैं, स्टेचू ऑफ यूनिटी देखने जाते हैं, अलग अलग जगह घूमते हैं, है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग शहर में जाते हैं, वहां की अलग अलग चीजों को देखते हैं, वहां के माहौल को देखते हैं, है ना, वहां पे रुकते हैं, खाते पीते और घर आ जाते हैं। ये व्यापार कैसे हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, आप कहीं गए, आपने वहां पे रुके, आपने होटल का बिल दिया होगा, ठीक है, आपने यहाँ पे खाना खाया, वहां पे जहां पे आपने खाना खाया उस होटल का बिल दिया होगा। जब आप गए, जो कार से, यदि आप कार से गए होंगे तो आपने पेट्रोल डीजल डलाया होगा, ठीक है, रास्ते में टोल टैक्स दिया होगा, ठीक है। उसके बाद यदि आप बस से गए तो बस का टिकट, ट्रेन से गए तो ट्रेन का टिकट, सुपरस्टार हवाई जहाज से गए तो उसका टिकट, और जहाज से गए तो उसका तो भारी भरकम टिकट आपने दिया ही होगा। तो ये सब क्या हो रहा है, आप पैसे दे रहे हो और सेवा ले रहे हो, तो ये भी क्या है, व्यापार। ये क्या है, व्यापार। ये भी क्या है, व्यापार। आप पर्यटन भी कर रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो पर्यटन भी क्या हो गया, पर्यटन एक व्यापार, इसीलिए पर्यटन एक व्यापार हो गया। चलिए, अब पर्यटन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कैसे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पर्यटन कैसे आता है। एक विदेशी, जॉन वैन, कोई भी एक लड़का आया, विदेशी लड़का भारत में आया, हेलो मैन हाउ आर यू, उसने ऐसे बोला, ठीक है, फिर भारत आया, उतरा, क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी, वो चाय वाले के पास गया, उसने एक कप चाय खरीदी, चाय वाले को पैसे दिए, उसके बाद उसने सोचा कि वो थोड़ा सा होटल में रुकेगा, वो होटल गया, वहां पे रुका, वहां पे पैसे दिए, पैसे नहीं, उसने क्या दिए, डॉलर। अगर उसने डॉलर कन्वर्ट करवाए होंगे, एक्सचेंज करवाए होंगे तो उसने पैसे दिए होंगे, है ना। अब उसको आया, उसने डॉलर खर्चे, यहाँ पे बैंक से उसने पहले एक्सचेंज करा लिए डॉलर, ठीक है, फिर उसको पैसा बना के खर्च करा, उसके बाद उसने ताजमहल घूमा, है ना, और जो भी बड़े स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमा, अलग अलग जगह घूमी, है ना। फिर अब जहां पे भी वो घूमने गया, ऐसे तो चला नहीं गया होगा, सब उसके रिश्तेदार तो लग नहीं रहे हैं, सबने उससे क्या लिए होंगे, पैसे लिए होंगे, मनी मनी लिया होगा, है ना, तो अब उसने खर्चा। अब भारत में इंसान कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, पैसे से जाएगा, और जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या बाहर विदेशों से कोई व्यक्ति घूमने आएगा तो उसे भी तो पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो इसी तरह इसे ही कहते हैं पर्यटन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। अब हम आगे डिटेल में जानेंगे। साधारण शब्दों में जब लोग मनोरंजन, घूमने फिरने या किसी काम से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे पर्यटन कहते हैं, लेकिन इसे व्यापार इसलिए माना जाता है क्योंकि घूमते हैं, फिरते हैं, चीजें देखते हैं, मनोरंजन करते हैं तो पैसा भी, मनी मनी भी तो लगता है।
विदेशी मुद्रा की कमाई। जब विदेशी पर्यटन भारत आते हैं, जैसे मैंने बोला कोई भी एक व्यक्ति विदेश से आया भारत में, उसे पैसा देना पड़ेगा, तो वे यहाँ रहने, खाने, घूमने और खरीदारी पर पैसा खर्च करते हैं। इससे देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा मिलती है, इसलिए पर्यटन भी एक व्यापार है। समझ में आया बच्चों? चलिए, अर्थव्यवस्था में योगदान। अब कैसे योगदान? भारत में अब ऐसा तो नहीं कि हर साल सिर्फ एक ही फॉरेनर आता है या एक ही अंग्रेज आता है या एक ही विदेशी आता है, नहीं, बहुत सारी मात्रा में पर्यटन आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, विदेशी पर्यटन आते हैं, घूमते हैं, जगह जगह जाते हैं, भारत का खाना खाते हैं और बोलते हैं वाओ दिस इज सो डिलीशियस। हाँ, क्योंकि डिलीशियस हो गए, क्योंकि हमारे भारत की एक संस्कृति, हमारे भारत की एक संस्कृति की खाना बड़ा प्यार से बनाया जाता है ना, तो उसी का स्वाद उनके मुंह में जाता है और फिर वो बोलते हैं वाओ दिस इज सो डिलीशियस, यम्मी मम्मी, ऐसे बोलते हैं। भारत में पर्यटन उद्योग से हर साल अरबों रुपयों का कारोबार होता है, जरूर होता है। आया खर्चा, डॉलर्स में खर्चा, हमको पैसा मिला तो जीडीपी बढ़ी, है ना, को मजबूत करता है, मजबूत करता है। अरे प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम बी लाइक, क्या होता है? आप एग्जाम के लिए कर रहे हो प्रिपरेशन, पढ़ाई। पहला हिंदी सब्जेक्ट देख के आपके चेहरे पे आई, अरे बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इंग्लिश देख के थोड़ा थोड़ा हाँ ये भी कर ही लेंगे। बायोलॉजी देख के ये कैसे होगा। विज्ञान समझ के अरे, उसके बाद सामाजिक विज्ञान में तो लिटरली ऐसा चेहरा बन जाता है बच्चों का, और गणित में तो क्या ही बोले, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये होती है जिसकी ऐसी सिचुएशन होती है, वो जल्दी से जल्दी थम्स अप दे दो या कमेंट कर दो कि हाँ मैम ये मेरी स्थिति है, ये मैं ऐसा ही हो जाता हूँ जब यहाँ हो जाती हूँ कि जब बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन या बुक खोलती हूँ इन सब्जेक्ट्स की। पर एक ट्विस्ट, जब आप विनर्स के ऑनलाइन स्कूल के साथ पढ़ते हो तो कैसा फील होता है? सामाजिक विज्ञान, अरे हाँ हो जाएगा, रोज डेली एक क्लास देखनी, एक टॉपिक, एक कंसेप्ट, एक चैप्टर खत्म और फिर हम तो टॉप कर लेंगे। उसके बाद इंग्लिश की क्लास भी आपको मिलती है, इंग्लिश की क्लासेस भी आपको मिलती है ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म पर, और विज्ञान की भी क्लासेस मिलती है, और गणित के तो भाई क्या क्या कहने। तो चारों सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से, बहुत इजीली, और फिर चेहरे पे हंसी ही हंसी, है ना। तो ये होगा, है ना, ये ऐसे ही होगा। आपको अच्छे से रोज क्लास देखनी है, ज्यादा टाइम की कोई क्लास नहीं रहती है, अच्छे से अपनी कॉपी पेन लेके नोट्स बना के लिखने हैं बढ़िया। आपको सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, सिर्फ आपको चैप्टर या कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, आपको उसके साथ साथ प्रैक्टिस, अभ्यास भी करवा रहे हैं। किस लेवल पे? एग्जाम लेवल पे, बोर्ड एग्जाम लेवल पे। उससे क्या होगा, जब आप एग्जाम लिखोगे आपके माइंड में सारे कंसेप्ट फिट हो जाएंगे, और जब जैसे आप प्रश्न पढ़ोगे उसका उत्तर आप तुरंत दे दोगे, चाहे वो गणित की बात हो, चाहे वो विज्ञान की बात हो, चाहे वो सोशल साइंस की बात हो, मतलब सामाजिक विज्ञान की बात हो, और चाहे वो इंग्लिश, अंग्रेजी की बात हो, तो ये सब बहुत इजीली हो जाएगा। चलिए बात करते हैं पर्यटन एक व्यापार क्यों, वो तो हमने जान लिया। अब हम इसके बारे में जानेंगे, इसका महत्व, पर्यटन का महत्व, लाभ क्या है, पर्यटन के क्या महत्व है और क्या लाभ है, फटाफट से जानेंगे। रोजगार का बड़ा साधन, राष्ट्र एकता, नेशनल इंटीग्रेशन, स्थानीय हस्तकला को बढ़ावा, सांस्कृतिक विकास। अब ये कैसे? जाहिर सी बात है, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपने गाड़ी में गए, बस में गए, सबको चलाने के लिए कोई ना कोई एक ड्राइवर लगता है, उसको रोजगार मिला। आप जहां गए वहां पे आप गए, खाया पिया, दुकान लगाई, दुकानदार को रोजगार मिला। वहां पे थोड़ा बहुत गया,
वैसे तो आजकल स्वच्छता अभियान है, पहले लोग बहुत गंदगी, फिर भी आज भी कहीं काफी सारी घूमने वाली जगहों पे देखना इतना कचरा रहता है। पर प्लीज बच्चों, कहीं भी घूमने जाओ अपनी मम्मी पापा के साथ, किसी के साथ भी या दोस्तों के साथ, हमेशा ये ध्यान रखना है स्वच्छता दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की सुंदरता तो हमारे हाथ में ही है ना। घर को जैसे साफ रखते वैसे बाहर जाते जहां भी घूम जाते वहां भी साफ सुथरा, डस्टबिन पास भी रहता है, जरा गए और डाले, है ना। दूसरे भी सीखते हम भी सीखते है ना स्वच्छता अभियान की ओर। चलिए, तो इसकी वजह से रोजगार मिलता है, किसकी वजह से, आप घूमने गए वहां पे सफाई कर्मियों को रोजगार मिल गया, ठीक है। उसके बाद वहां पे जो भी साज सजावट करते हैं या जो भी सामान वगैरह बेचते हैं उनसे आपने सामान लिया, है ना, घूमे फिरे, मनोरंजन किया, तो लोगों को उससे क्या मिलता है, रोजगार मिलता है ना। कहीं पे भी आप घूमने जाते हो, वहां के जो लोग हैं जो वहां पे रहते हैं उनको रोजगार मिलता है। रोजगार का बड़ा साधन पर्यटन उद्योग सीधे तौर पर 1.5 लाख 15 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। कितनी ज्यादा लोगों को रोजगार, इससे गाइड, होटल गाइड, वो पर्सन जो आपको पूरा, जैसे आप कोई किला देखने जा रहे हो, कोई बहुत पुराना किला है, उसके बारे में आपको नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, गाइड करोगे। अब आप गए तो उसके बारे में पता तो करके आओगे ना, वरना सिर्फ देख के आ गए और किसी ने पूछा अरे कहाँ गए थे, आपको नाम ही नहीं बताया, अरे वहां पे क्या है, ऐसा क्यों है, वो विशेष क्यों है, तो वहां के बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए। तो कौन बताएगा, जो गाइड है, जिसको पूरा पता है, वो गाइड करेंगे, उसको पैसे देंगे। होटल कर्मचारी, अब आप गए हैं, अब ऐसा तो नहीं एक दिन में जाके वापस आ जाएंगे, 4-5 दिन लगते हैं, रुकने की व्यवस्था भी, हाँ कोई रिश्तेदार है तो वहां तो रुक ही जाएंगे, पर कहीं पे नहीं है तो फिर क्या करोगे, वहां पे होटल लोगे, वहां पे रुकोगे, है ना। होटल कर्मचारी, अब होटल में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, क्लीनिंग स्टाफ रहता है, जो सफाई कर्मी रहते हैं, रिसेप्शन पे बैठे रहते हैं, है ना। उसके बाद होटल में जो फैसिलिटी रहती खाने वाले का, इसका, तो सबको रोजगार मिलता है ना। टैक्सी ड्राइवर और दुकानदार शामिल, दुकानदार वाले भैया भी शामिल रहते हैं इसमें। चलिए, राष्ट्र एकता, नेशनल इंटीग्रेशन। अब जब हम बात कर रहे हैं पर्यटन एक व्यापार, तो पर्यटन के कारण देश के अलग अलग राज्यों के लोग एक दूसरे की संस्कृति, खान पान और भाषा को समझाते हैं, जिससे देश में एकता की भावना मजबूत होती है। मध्य प्रदेश वाले गुजरात गए, गुजराती खाना खा के आए, अरे बड़ा मजा आया, दाबेली खाया, ढोकला खाया, फाफड़ा खाया, अरे वहां का खाकरा खाना मजा आ जाता है, ऐसे बोलते ना आके। महाराष्ट्र गए, वड़ा पाव खाना वहां का, है ना, जो भी, तो वहां की संस्कृति से, हम कहीं भी जाते हैं तो वहां की संस्कृति से हम जुड़ते हैं। वहां का जो कल्चर है, वहां पे लोग कैसे रहते हैं, वहां का खान पान कैसा है, सब राज्यों का खान पान ज्यादातर अलग ही होता है, होता ही है, जनरली होता ही है, शहरों का भी हो जाता है कभी कभार, तो राज्यों का खान पान अलग होता है। राजस्थान गए, दाल बाटी चूरमा जो खाए वो सूरमा, है ना। तो ऐसे हम जब दूसरी दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पे रोजगार बढ़ता है और हमारे मन में एकता भी जगती है। एकता तो है बट उसे थोड़ा सा जगाना पड़ता है, ठीक है। तो एकता जगती है हमारे मन में, हमारे विचारों में कि अरे हम हमारे देश के उधर गए थे, वहां पे हमने हमारी संस्कृति, नई संस्कृति को जाना कि हमारे भारत में ऐसा भी है, ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी वेशभूषा है, ऐसा भी खान पान है ना। तो हम संस्कृति से जुड़ते हैं। अब स्थानीय हस्तकला को बढ़ावा, जब पर्यटन किसी क्षेत्र में जाते हैं तो वे वहां के स्थानीय उत्पाद, जैसे एमपी की चंदेरी, महेश्वरी साड़ियां, हस्तशिल्प खरीदते हैं। इससे स्थानीय कारीगरों की कमाई होती है। चित्रकला, कोई भी ऐसा आर्ट जो आपके राज्य की संस्कृति से जुड़ा हो, जैसे मध्य प्रदेश की अपन बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में चंदेरी, महेश्वरी साड़ियां बहुत ज्यादा फेमस है, लोग बहुत, मतलब विदेशों तक से आते हैं लोग खरीदने। अब आपका एक टास्क है, आपको सर्च करना है क्यों,
उसमें ऐसी क्या खासियत है आपको पता होना चाहिए। और जब भी आप महेश्वर या इधर साइड जाओ तो आप जरूर वहां से कुछ ना कुछ देख के आओ कि यहाँ पे ऐसा बनता है, तो ये इतना फेमस क्यों है, ये इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है। सांस्कृतिक विकास की बात करें, यह भारतीय संस्कृति, विरासत और ऐतिहासिक स्मारकों जैसे ताजमहल, खजुराहो के मंदिर और भी और जगह को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के अवसर देता है। कहीं भी गए घूमने, वहां पे फेमस वहां का जगह किला है वो देखा, जो भी जगह है वो देखी, है ना। तो उससे क्या होता है, हमें हमारी विरासत, मतलब पहले हमारे पास क्या क्या था, कैसे आगे बने, हमारी संस्कृति से जुड़ने का भी मौका मिलता है। और इसी वजह से क्या होता है, लोगों में एकता बनती है और सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है और व्यापार भी आगे बढ़ता है ना। कहीं पे भी आप घूमने जाते हो तो आप समझ लेना एक व्यापार, आप अपने भारत को, है ना, भारत की जो इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ा रहे हो, है ना। आजकल तो पर्यटन बहुत ज्यादा होने लग गए, लोग सैटरडे संडे वीकेंड जहां 3-4 दिन की छुट्टी आती है लोग निकल जाते हैं घूमने। अब भारत में पर्यटन के प्रकार, अब विदेशी और घरेलू पर्यटन भारत में अलग अलग उद्देश्यों से आता है। अब जब हम बात करें भारत में पर्यटन की प्रकार की, तो इसके प्रकार भी अलग अलग है। सांस्कृतिक पर्यटन, ठीक है, ऐतिहासिक और विरासत पर्यटन, उसके बाद परिस्थगितिक पर्यटन मतलब इको टूरिज्म, व्यापारिक पर्यटन। अब बात कर रहे हैं हम जब अलग अलग पर्यटन के प्रकार की भारत में, तो जानते हैं अब कल्चरल टूरिज्म। भारत के मेले, त्योहार, पारंपरिक नृत्य और लोक सांस्कृतिक को देखने के लिए, जैसे मध्य प्रदेश का मांडू उत्सव या खजुराहो नृत्य महोत्सव, अलग अलग कल्चर के मनोरंजन की चीजें और ऐसी अलग अलग सांस्कृतिक पर्यटन लोग करते हैं। बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं, है ना। अरे वहां पे वो मेला, अरे कुंभ में जाना है, तो ये भी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक विरासत पर्यटन, हेरिटेज टूरिज्म, पुराने किले, महल, है ना, मूर्तियां, है ना, जितनी भी पुरानी है, नई तो है पर जो पुरानी चीजें हैं जो इतिहास से चली आ रही है, उनको भी तो हम देखने जाते हैं, पर्यटन करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, है ना। अब पुराने किले, महल और स्मारकों को देखने के लिए, जैसे ग्वालियर का किला, सांची का स्तूपा बहुत फेमस है, ग्वालियर का किला देखने जाते हैं। देखा है कि नहीं, जिन्हें नहीं देखा है ठीक है, जिन्हें देखा होगा उनको पता होगा, बहुत ही सुंदर है। वहां वो एक ऐसी ट्रेन है जो खाने को सर्व करती है, जो ट्रेन, वो ट्रेन शायद कहीं बहुत सारी जगहों पे आ गई थी, पर वहां पे मैंने देखी जरूर थी। बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग हॉल जहाँ पे सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं ना, वहां पे तो बहुत सुंदर सी ट्रेन है, जो खाना एक मतलब एक जैसे बैठा है तो उसके पास फिर एक बैठा है, ऐसी ट्रेन है, खाने वाली ट्रेन है वहां के किले में। तो ये काफी सारी ऐतिहासिक विरासत में मिली हुई एक महल वगैरह, ये सब हमारे इतिहास को जोड़ता है, हमारा जो इतिहास था उसको जोड़ता है। और ये लोगों में भी बताता है कि हमारा जो भारत की जो संस्कृति है वो अभी नहीं, वो बहुत पुरानी संस्कृति है, बहुत पहले से चली आ रही है। तो वो चीजों को साज सजावट करके रखना, उनकी देखभाल करना भी जो भारत की सरकार है उनकी जिम्मेदारी है, और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारी जो भी पुरानी चीजें हैं उन्हें हम सहज के रखें, ताकि आने वाली जो जनरेशन है, जो आने वाले जो आगे के बच्चे हैं, उन्हें भी तो पता चले। सब क्या हम ही तक रखेंगे? नहीं, उन्हें भी तो पता चले कि हमारी जो भारत की संस्कृति है वो अभी नहीं, वो बहुत पुरानी है ना। अब यहाँ पे इको टूरिज्म, इको पर्यटन की हम बात कर रहे हैं। प्राकृतिक सुंदरता, भारत में ज्यादातर जो विदेशी लोग हैं वो नेचुरल
मतलब प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आते हैं। उसमें हिमाचल, जम्मू कश्मीर, है ना, उत्तराखंड, इधर साइड जाते हैं, वहां पे बहुत अलग अलग तरह के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं करते हैं। वहां पे बहुत अलग अलग तरह के होटल बने हुए हैं, वहां जाके रुकते हैं, क्योंकि ऐसा सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य कहीं विदेशों में खत्म हो गया है या ना के बराबर है, क्योंकि वहां पे बिल्डिंगें इतनी सारी बन गई हैं और लोगों ने मतलब आधुनिक चीजें इतनी ले आए हैं कि जिसकी वजह से जो नेचुरल चीजें हैं वो वहां पे कम मिलती हैं। तो ज्यादातर भारत में विदेशी लोग नेचुरल ब्यूटी को, मतलब जितनी भी प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक सुंदरता है, नेचर है, बड़े बड़े पहाड़, नदियां, फूल, पत्तियां, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखने भारत जरूर आते हैं विदेशों से। जंगलों और पहाड़ों का आनंद लेने के लिए, जैसे मध्य प्रदेश के कान्हा या बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क या बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आते हैं। वहां पे देखते हैं अलग अलग तरह के जानवर, खतरनाक जानवर, छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे जानवर, है ना। और वहां पे जंगल सफारी करते हैं, घूमते हैं, जंगल सफारी करते हैं। और ज्यादातर बच्चों विदेशों से लोग यही करने आते हैं, जितनी भी नेचर ब्यूटी है, जितनी भी प्राकृतिक सौंदर्यता है, उसको देखने आते हैं। चलिए, व्यापारिक पर्यटन, सीधी सी बात है, बिजनेस के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में भारत का जो सॉफ्टवेयर जायंट है, जो भी सॉफ्टवेयर भारत में बने हुए जो विदेशों तक पहुंचाए गए हैं, तो उसके बिजनेस के लिए भी विदेशों से लोग आते हैं, राज्यों द्वारा, है ना। अब जैसे किसी व्यक्ति को कोई साड़ी की दुकान डालनी है तो वो कहाँ जाएगा, महेश्वर जाएगा, वहां से साड़ियां लेके आएगा, चंदेरी जाएगा, चंदेरी साड़ियां लेके आएगा, है ना। ऐसे अलग अलग जगह घूमेगा, तो ये भी व्यापार के सिलसिले में ही गए ना, तो उसको भी व्यापारिक पर्यटन। कभी कभी आपके मम्मी पापा या कोई भी घर का व्यक्ति जाता है कि अरे वहां पे जाना है, सामान लेके आना है, यहाँ पे डालना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे लगाना है, तो ये भी क्या हुआ, पर्यटन। घूमने ही ना, चाह तो घर से बाहर ही रहे ना, किस लिए, बिजनेस के लिए, दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, व्यापारिक पर्यटन। बड़ी कंपनियों की मीटिंग्स, सम्मेलनों और व्यापारिक समझौते के, है ना, जितने भी व्यापारिक समझौते होते हैं। अब हम बात करेंगे रोमांचकारी पर्यटन, एडवेंचरस पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन। कहीं भी जाएंगे वहां पे रोमांचकारी चीजें, जैसे मैंने जंगल सफारी की बात करी, जंगल में जा रहे गाड़ी से, कितना रोमांचक है, कभी शेर आ गया सामने या चीता आ गया तो, बड़े बड़े हाथी देख लिए तो, और कोई भी ऐसा जानवर आ गया तो, खतरनाक जानवर, कितना रोमांचक है। पर सेफली जाते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रोड पे आप चल जा रहे हो, गाड़ी रहती है, उसमें एक गाइड रहता है, वो आपको लेके जाता है, ड्राइवर रहता है, वो आपको लेके जाता है, तो आप ऐसे जंगल सफारी करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए बात करते हैं, हमारा रोमांचक पर्यटन हो गया। ट्रैकिंग, राफ्टिंग और पर्वतारोहण के लिए रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग होती है, ट्रैकिंग करते हैं लोग, बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ते हैं, इतना रोमांचक चीजें करते हैं, है ना। उसके बाद चिकित्सक पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म, जब विदेशी लोग भारत के अस्पतालों में कम खर्च पर विश्व स्तरीय इलाज और योग, आयुर्वेद का लाभ लेने आते हैं। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आयुर्वेद, होम्योपैथी, है ना। उसके बाद में बात करूं योग, ये सब लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीखते हैं, और काफी सारे योग में जो महारत लोग रहते हैं, जिनको योगा बहुत अच्छे से आता है, वो लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाके सिखाते भी है, विदेश में जाके सिखाते भी है। और हमारे भारत की सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी चीज है योग और आयुर्वेद, ये विदेशों में नहीं है। विदेश के लोग ज्यादातर योग और आयुर्वेद से संबंधित
चीजों के लिए यहाँ आते हैं, भारत में रुकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 दिन के लिए, कम से कम महीना, 2 महीना, साल भर तक रुकते हैं, ताकि वह योग और आयुर्वेद से अपने शरीर को अच्छा बना सके और इसको सीख के अपने उपयोग में ले सके, है ना। और चिकित्सक पर्यटन मतलब मेडिकल टूरिज्म के लिए, जैसे कोई अस्पताल है, वहां पे कम पैसों में इलाज हो रहा है, सेम इलाज जो बाहर हो रहा है विदेश में, लोग वो भी करवाने आते हैं। और भारत से भी कहीं लोग जो इलाज भारत में नहीं मौजूद है, वो वहां जाके भी करवाते हैं। तो ये इसको कहलाएंगे मेडिकल टूरिज्म। क्या कहलाएंगे? मेडिकल टूरिज्म मतलब चिकित्सक पर्यटन। क्या कहलाएगा? चिकित्सक पर्यटन। विदेशी लोग भारत के अस्पतालों में कम खर्च पर विश्व स्तरीय इलाज और योग आयुर्वेद का लाभ लेने आते हैं। यह तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा लोग आते हैं और यह बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। चलिए अब बात करते हैं, हाँ चलिए, एग्जाम का सबसे बड़ा सच। आप एग्जाम में लिख रहे हो, है ना, और दिमाग में कौन सा गाना, आपका फेवरेट गाना चल रहा है। ये कितने बच्चों के साथ हुआ है, जब तुम कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ ये प्रश्न मैं लिख लूंगा, ये उत्तर मैं लिख दूंगा, ये प्रश्न तो मुझे आता है, ये तो मैं सॉल्व कर ही लूंगा, पर दिमाग में तुम्हारे क्या चल रहा है? तुम्हारा फेवरेट गाना। ये किन किन बच्चों के साथ हुआ है, कमेंट जरूर करना कि हम इसमें से एक हैं। और आपके किसी दोस्त ने यदि आपको बताया है तो उसे जरूर भेजना कि देख क्लास में आज तेरी बात हुई है, तेरे साथ ऐसा होता है या हुआ है ना। या जिन भी बच्चों के साथ जरूर से कमेंट जरूर करना कि हाँ ये हमारे साथ हुआ है, क्योंकि जब मैं 9th 10th में थी तो 9th में मेरे साथ जरूर होता था ये। 10th में तो बहुत नहीं, बोर्ड करनी और बहुत अच्छे से करनी, बहुत इजीली कर लेंगे, पर 9th में ये होता है। ये बच्चों के साथ जनरली हो ही जाता है। आप कोई भी गाना सुन रहे हो दिमाग में आते, कॉमन सी चीज है। पर गाना दिमाग में नहीं आए, गाने के फॉर्म में हमारे कंसेप्ट्स आए, वो ज्यादा जरूरी है ना बच्चों। वो कैसे होगा? विनर्स के ऑनलाइन स्कूल की क्लासेस अटेंड करके होगा, है ना। चलिए हमारा टॉपिक आज का खत्म हो गया है और हमारा जो चैप्टर है अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये वाला चैप्टर हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो आज कवर हो गया है। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे फिर से नए टॉपिक के साथ और नए कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, है ना। चलिए अब मैं बात कर लूं नोट्स की, तो नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? फटाफट से सारे टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारे नोट्स मिल जाए, है ना। उसके बाद हमारा विनर्स ऑनलाइन स्कूल जिससे आप जुड़ चुके हैं, है ना, और अपने दोस्तों को भी बोलिए जल्दी से जुड़ जाए ताकि उन्हें भी मजेदार तरीके से सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। चलिए हमारे साथ सारे बाकी सारे प्लेटफॉर्म से जल्दी से जुड़ जाइए सारी अपडेट्स के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन से आपके पास आ जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।